नमस्कार विद्यार्थियों। देखो, ये एनएमआर की लास्ट क्लास है। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा के आधार पे कंपाउंड का अनुमान लगाने का, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड विद हेल्प ऑफ गिवन स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा। तो देखो, हमारे पास पहली प्रॉब्लम क्या है, उसमें हमें दिया गया है केमिकल फॉर्मूला है कंपाउंड का C2H6O। ठीक है। यूवी डेटा, यूवी में हम निर्धारित करते हैं भाई कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है या नहीं। तो देखो 184 nm, 184 नैनोमीटर लेमडा मैक्सिमम और एप्सिलॉन मैक्सिमम के मान है 25-20। तो 184 नैनोमीटर से हमें कोई इस सूत्र को देखते हुए कोई खास अनुमान नहीं लग रहा है। फिर देखो दूसरा दिया है हमें आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में आती है अणु में क्रियात्मक समूह कौन सा है वो ज्ञात करने की। तो 1150 से 1085 के बीच में इतनी वेव नंबर होती है ईथर की, इथरिक समूह की। ठीक है। अगर मान लो इन दोनों से कोई खास पता न लगे फिर भी हम कंपाउंड का अनुमान लगा सकते हैं अपनी मेंटल एबिलिटी से। अब देखो इसमें क्या दिया है, एनएमआर वैल्यू दी है 3.3 से 4 के बीच में, इतने पीपीएम, और सिंगलेट दी है। इसका मतलब हमें एक सिग्नल प्राप्त होएगा। ठीक है। एक सिग्नल इस को किस प्रकार लिखें भी हमें एक सिग्नल प्राप्त हो। देखो अनुमान तो इससे भी लग रहा है 3 से 5 के बीच में होता है ईथर समूह, 3.5 से 5 के बीच में। तो देखो 3.3 से 4 हमें किस ओर इशारा कर रहा है, ईथर की तरफ। अब देखो इसको ऐसे लिखे CH3O अब देखो दो एक प्रकार के हाइड्रोजन हैं तो सिंगलेट। ठीक है, हो रहा है काम। 3.3 से 5 के बीच में, 1050 से 1150 से 1085 के बीच में, ये भी किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ईथर के बीच की तरफ। अणुसूत्र देख लो C2H6O। तो वेरी सिंपल, हम अपनी मेंटल एबिलिटी से और थोड़ा बहुत एनएमआर डेटा और सिंगलेट ट्रिपलेट वगैरह क्या होते हैं इनके आधार पे अनुमान लगा के हम कंपाउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम देखो, इसमें केमिकल फॉर्मूला दिया गया है C7H8O। लेमडा मैक्सिमम का मान 225 नैनोमीटर, और इससे मतलब कॉन्जुगेशन तो पता लग नहीं रहा। आईआर की वैल्यू 3040 है, 3065 है, 2888 है, 1499, 1455। देखो अगर आपकी आईआर याद है तो ये वैल्यू एरोमेटिक सिस्टम की होती। ठीक है, और ये इसके एनएमआर डेटा है। अब देखो प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले सीधा टेक्निकल नहीं होना है, और टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को एनएमआर आ रही है तो ही मैं कर पाऊँगा। अब देखो यहाँ पे हमें अणुसूत्र की तरफ ध्यान दो, C7H8O, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या लगभग सेम सी दिखाई दे रही है। तो ऐसा अनुपात किस पे मिलता है, ऐसा अनुपात हमें बेंजीन रिंग में मिलता है। ठीक है, तो मतलब इसमें बेंजीन रिंग हो सकती है एक तो। फिर देखो एनएमआर डेटा की तरफ अगर ध्यान दें, 7.26 ppm पे एक सिंगलेट हमें मिल रही है 5 हाइड्रोजन की। तो ये कब होता है, जब बेंजीन रिंग पे कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो। तो मतलब इतना काम तो हमारा हो गया कि इसमें बेंजीन रिंग तो उपस्थित है। ठीक है, बेंजीन रिंग इसमें उपस्थित है। तो मतलब कि कहाँ तक पहुँच गए हम, छः कार्बन का तो अनुमान हमने लगा लिया, एक कार्बन और है। फिर देखो 4.6 पे सिंगलेट 2 हाइड्रोजन की, और 3.1 पे सिंगलेट 1 हाइड्रोजन की। और हमारे पास देखो यहाँ तो आएगा
एक तो बचा हुआ है कार्बन, 3 बचे हुए हाइड्रोजन और एक बचा हुआ है ऑक्सीजन। तो एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को यहाँ कैसे सेट करें कि हमें 2 सिग्नल मिल जाएं। तो कैसे सेट करोगे, CH2OH। अब देख लो, 5 हाइड्रोजन की सिंगलेट, 2 हाइड्रोजन की सिंगलेट, 1 हाइड्रोजन की सिंगलेट। और एल्कोहल का हमें पता है 3 से 5 के बीच में होता है, तो ये हमारा बेंजिल एल्कोहल था। मतलब हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के डेटा ध्यान नहीं है, फिर भी हम नॉर्मल मेंटल एबिलिटी से प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। इसमें देखो C7H8 मतलब बेंजीन रिंग सी दिखाई दे रही है, ये लो। फिर देखो C6H5 को जुड़ेगा इस पे, तो हमें हमारे पास एक कार्बन बचा है, 3 हाइड्रोजन बचे हैं, 2 सिंगलेट हैं। तो ये लो, ये 2 सिंगलेट मिला लो, 2.3 पे मेथिल का सिंगलेट और 7 पॉइंट एरोमेटिक रिंग 6.5 से 8.5 होती है, तो 7 के बीच में आ रही है, तो ये 5 हाइड्रोजन की सिंगलेट। मतलब इसमें तो हमने हमें IR भी नहीं दिया, UV डेटा भी कुछ नहीं दिए, सिर्फ केमिकल फॉर्मूला और NMR डेटा दिए हैं। इसके आधार पे हमने कंपाउंड का अनुमान लगा लिया है। तो इस तरीके से आज हम इन 9 लेक्चर में हमने अपनी यूनिट फर्स्ट NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ख़त्म कर ली है। धन्यवाद।